हेलो स्टूडेंट, दिस इज आकाश जैन और सक्सेस के अड्डे पे मैं आपका स्वागत करता हूं। सक्सेस के अड्डे पर मैं आज आपके साथ लेकर आया हूं 19 और 20 तारीख के कुछ क्वेश्चन जो दिल्ली पुलिस में आए हैं और आज हम एनालाइज करेंगे और साथ ही साथ सीखेंगे, जानेंगे कुछ क्वेश्चन जो आपको मदद करेंगे आने वाले कुछ एग्जाम में या फिर दिल्ली पुलिस के जो भी एग्जाम क्वेश्चन हो रहे हैं उसमें किस तरह के क्वेश्चन रिलेट करके बन रहे हैं और किस तरह के नहीं। तो जो हमें पहला क्वेश्चन मिला है, भांगड़ा किस राज्य का नृत्य है। तो भांगड़ा की बात करूं तो भांगड़ा जो नृत्य है वो पंजाब के लिए, और वहीं फीमेल के लिए पूछा जाता है पंजाब में तो गिद्धा। ये दोनों क्वेश्चन आपसे रिपीट होते हैं। भांगड़ा किस राज्य का नृत्य है, तो भांगड़ा नृत्य है हमारा पंजाब का, और पंजाब से एक नृत्य और जुड़ता है हमारा और वो नृत्य है गिद्धा। पंजाब की बात की जाए तो राजधानी चंडीगढ़, सीएम की बात करें तो भगवंत मान, और ये कौन सी पार्टी से, आम आदमी पार्टी से। ये स्टूडेंट ये क्वेश्चन भी आप लोगों से पूछ सकते हैं नृत्य से। अगला क्वेश्चन हमें मिला है एक सती प्रथा के बारे में, या फिर आप कहें तो मॉडर्न हिस्ट्री से, आधुनिक भारत से। क्वेश्चन था कि सती प्रथा का अंत कब हुआ, सती प्रथा का अंत कब किया गया, कब हुआ। तो सती प्रथा के अंत की बात करें तो 1829 में। किया किसने था, भारत में बात करें तो राजा राम मोहन राय। और अंग्रेज की बात करें या ब्रिटिशन की बात करें तो विलियम बेंटिक। ये दोनों क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं कि भारत में सती प्रथा का अंत किस भारतीय के द्वारा या किस भारतीय के प्रयासों से किया गया, तो नाम हमारा राजा राम मोहन राय है। और अगर ब्रिटिश की बात करें तो विलियम बेंटिक। राजा राम मोहन राय को पुनर्जागरण का पिता भी कहा जाता है। ये क्वेश्चन भी आप लोगों से पूछा जाता है स्टूडेंट, पुनर्जागरण का पिता या आधुनिक पुनर्जागरण का पिता या फिर आधुनिक पुनर्जागरण लाने वाले, तो तीनों रूप में हम राजा राम मोहन राय को जानते हैं। इन्हीं के प्रयासों से भारत में सती प्रथा का अंत हो पाया 1829 में। तो स्टूडेंट देखते हैं अगला क्वेश्चन जो इसी प्रकार का है, या आया हुआ क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन हमें स्पोर्ट्स से मिला है और वो पूछ रहा है कि डेविस कप का संबंध किस खेल से है। तो डेविस कप के खेल की बात करूं तो डेविस कप का जो संबंध है हमारा टेनिस से, और ये पुरुष टेनिस के लिए जाना जाता है। वहीं स्टूडेंट कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे हमारा एक संतोष ट्रॉफी है, ये बहुत बार पूछा जाता है, और ये है फुटबॉल से। तो देख लेते हैं इसी प्रकार का अगला क्वेश्चन। खेल से संबंधित कुछ क्वेश्चन बन रहे हैं स्टैटिक्स के बेस पर। खिलाड़ियों की बायोग्राफी पूछी गई है, कुछ खेल के या कुछ स्पोर्ट के कोड पूछे गए हैं, जैसे क्रिकेट खेलते हैं पिच पर, इस प्रकार के क्वेश्चन। खेल से जुड़े हुए खिलाड़ियों के नाम भी बहुत रिपीट हो रहे हैं। तो अगला क्वेश्चन जो हमें मिला है, क्वेश्चन है कि पीएम दक्ष योजना कौन से मंत्रालय के द्वारा शुरू की गई है या कौन से मंत्रालय की है। तो पीएम दक्ष योजना की बात करें तो ये है सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय की, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय। पीएम दक्ष योजना सामाजिक न्याय और अधिकार मंत्रालय के। और बात करूं इनके मंत्री की, तो जो हमारे मंत्री हैं इनके वीरेंद्र कुमार। और ये लागू कब की गई है, योजना लाई कब गई है, तो 5 अगस्त 2021। ये योजना कुछ पुरानी थी, लेकिन कहीं ना कहीं स्टैटिक्स को जोड़कर क्वेश्चन को बनाया गया है दिल्ली पुलिस के एग्जाम में। योजनाओं से क्वेश्चन लगातार बन रहे हैं स्टूडेंट। मैं आपको बताता हूं कि अभी रिसेंटली रिपीट हुए प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना रिपीट हुई, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना रिपीट हुई, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना भी रिपीट हुई। ये आप लोग देख लीजिए, बहुत बार रिपीट हो रखी हैं। और अभी हाल ही में क्वेश्चन रिपीट हुआ है हमारे लिए मिशन लाइफ से, ये थोड़ा सा जरूरी है। मिशन लाइफ, मैंने कल की एनालिसिस में बताया था मिशन लाइफ के बारे में। ये केवड़िया गुजरात से, पीएम मोदी के द्वारा लॉन्च किया गया था
और इसमें क्या था कि लोगों को थोड़ा जागरूक किया जाए, लोगों को अवेयर किया जाए योगा के बारे में, मॉर्निंग एक्टिविटी के बारे में, जिससे लोग अपने को फिट रख पाएँ। अगर इसकी बात करूँ तो 22 अक्टूबर 2022 लॉन्च किया गया था। तो देखते हैं इसी प्रकार का अगला क्वेश्चन हमारा। अगला क्वेश्चन हमें मिला है, नीति आयोग का गठन किस पंचवर्षीय योजना में। स्टूडेंट, पंचवर्षीय योजना से क्वेश्चन कंटिन्यू बन रहे हैं, लगातार दिल्ली पुलिस के एग्जाम में पंचवर्षीय योजना से क्वेश्चन आ रहे हैं। तो कल का जो क्वेश्चन हमें मिला है, नीति आयोग का गठन कौन सी पंचवर्षीय योजना में हुआ है, तो नीति आयोग का गठन जो हुआ है 12वीं पंचवर्षीय योजना में। आंसर हमें 12वीं पंचवर्षीय योजना। अगर इसके टाइम पीरियड की बात करूं तो 2012 से 2017 ओवरऑल कुल मिलाकर जो योजना आयोग के द्वारा योजना लाई गई थी, 12 पंचवर्षीय योजना लाई गई थी 1951 से 2017 तक। बात करते हैं नीति आयोग की। नीति आयोग क्या है, एक संस्था है गैर संवैधानिक। स्टूडेंट, पहला तो वर्ड आपके लिए जो जरूरी है, ये एक गैर संवैधानिक संस्था है। या नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कौन सी संस्था गैर संवैधानिक, कौन सी संवैधानिक। तो ये गैर संवैधानिक संस्था है जिसका संविधान में कहीं जिक्र या संविधान में कोई उल्लेख नहीं है। तो बात करूं नीति आयोग की, तो नीति आयोग को बनाया गया 1 जनवरी 2015 को। किसको? योजना आयोग को समाप्त करके। योजना आयोग को समाप्त करके 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग बनाया गया। आधुनिक नीतियों पर, आधुनिक परिचर्या पर आधारित नीति आयोग। नीति आयोग की बात करें, पहले जो अध्यक्ष रहे हैं हमारे पीएम नरेंद्र मोदी जी। वहीं पहले उपाध्यक्ष की बात करूं तो अमिताभ कांत। जैसे योजना आयोग में हमेशा अध्यक्ष पीएम होते थे, ऐसे नीति आयोग में भी अध्यक्ष हमेशा पीएम होते हैं, उपाध्यक्ष। लेकिन हाल ही में वर्तमान की बात करूं तो जो नीति आयोग के अध्यक्ष हैं वर्तमान, स्टूडेंट ये शायद आपके लिए जरूर हो जाए, वर्तमान में पीएम अध्यक्ष हैं नरेंद्र मोदी जी, उपाध्यक्ष हैं सुमन कुमार बेरी, और वहीं सीईओ है वी.आर. सुब्रमण्यम, BVR सुब्रमण्यम सीईओ हैं वर्तमान में नीति आयोग के। नीति आयोग की बात की जाए, नीति आयोग वर्तमान में भारत के कुछ इंडेक्स जारी करता है, जिनमें से एक है स्वास्थ्य सूचकांक। ये स्टूडेंट जरूरी है आपके लिए, इसको हेल्थ इंडेक्स भी कहते हैं। इसी के साथ सतत विकास लक्ष्य, ये भी नीति आयोग को जारी किए जाते हैं। इनको SDG कहते हैं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल। और कुल मिलाकर हमारे पास जो है या दुनिया भर के पास जो है 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है। ये क्वेश्चन भी आपसे पूछा जाता है स्टूडेंट। वही बात करते हैं थोड़ी सी पंचवर्षीय योजना की, जो थोड़ा सा आपके लिए जरूर हो जाए। ओवरऑल कुल मिलाकर 12 पंचवर्षीय योजना लाई गई हैं, जिनमें पहली योजना 1951 से 1956 तक रही थी, कृषि पर आधारित। दूसरी योजना 1956 से 1961 तक उद्योग पर आधारित। तीसरी योजना 1961 से 1966 सफल नहीं हो पाई, लेकिन गेहूं के विकास के लिए, गेहूं का उत्पादन के लिए की गई थी। ये 3 योजनाएं तो आपके लिए जरूरी है स्टूडेंट, कंटिन्यू पूछा जाता है। और वहीं साथ ही साथ बात करूं योजना अवकाश की, तो 1966 से 1969 पहला योजना अवकाश रहा है। नाइनटीन 1978 से 1980 रोलिंग प्लान बोलते हैं, या इसको अनवरत योजना भी कहा जाता है। ये दूसरा हमारा योजना अवकाश माना जाता है। उसके बाद 91 और 1992 ये तीसरा हमारा जो योजना अवकाश माना जाता है। स्टूडेंट, मैंने बात की रोलिंग प्लान की। रोलिंग प्लान के जो जनाक हैं वो गुन्नार मिडल है। ये भी शायद आपसे पूछा जाता है और पीछे जाने की चांसेस है
कि भारत में जो रोलिंग प्लान लाया गया था 1978 में, उसके जनक या उसको लाने वाले कौन हैं, तो गुन्नार मिडल। इन्हीं की किताब कभी पीसेस वगैरह में रिपीट होती है, एशियन ड्रामा। तो स्टूडेंट इतने क्वेश्चन आपसे बनने के चांसेस हैं। तो देखते हैं आगे का क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हमें मिला है पॉलिटी से। क्वेश्चन है कि लोकसभा में अनुसूचित जाति कितनी सीटें हैं। तो एससी की सीटें पूछ रहा है लोकसभा में। लोकसभा में एससी सीटों की बात करूं तो कुल 84 सीटें हैं। और 84 सीटें हुई कब, तो ये हमारे 2002 में परिसीमन आयोग के द्वारा 79 से बढ़ाकर 84 सीटें की गई थी एससी की। तो लोकसभा में एससी की कितनी सीटें हैं या अनुसूचित जाति कितनी सीटें हैं, 84। वहीं एसटी की बात करूं, अनुसूचित जनजाति की बात करूं, तो अनुसूचित जनजाति की पहले सीटें थी 41, जो बढ़ाकर बाद में की गई 47। तो एसटी की सीटें कितनी है लोकसभा में आज, 47। तो ये दो क्वेश्चन आगे पूछे जाने की आपकी पॉसिबिलिटी है। एससी के लिए पूछा था तो एससी के लिए 84 सीटें, और वहीं एसटी की बात करूं तो वर्तमान में 47 सीटें। आप लोग जानते हैं लोकसभा की अधिकतम सीटें 550 या 552 वर्तमान में, और जो वर्तमान में प्रेजेंट है हमारी 545। और राज्यसभा की बात करूं तो 245 वर्तमान में, और अधिकतम हो सकते हैं 250। ये सीटों का जो स्ट्रक्चर है हमारा कब तक रहने वाला है समान, 2026 तक। 2026 के बाद भारत में सीटों की संख्या लोकसभा राज्यसभा दोनों में बढ़ाई जाएगी जनगणना या जनसंख्या के आधार पर। तो इतनी सीटें, इतनी क्वेश्चन आप लोगों से पूछे जाने की पॉसिबिलिटी थी। देखते हैं अगला क्वेश्चन हमारा जो हमें मिला है। अगला क्वेश्चन हमें मिला है अनुच्छेद 40। सेम क्वेश्चन पॉलिटी से रिपीट हुआ, और ये लगभग 2 से 3 दिन रिपीट हुआ है कि अनुच्छेद 40 का संबंध किससे है। तो अनुच्छेद 40 की बात करें तो पंचायत से, ग्राम पंचायत से, ग्राम पंचायत से संबंधित है राज्य के लिए अनुच्छेद 40। और पंचायत की बात करूं तो भारत में पहली पंचायत नागौर राजस्थान में लगाई गई थी 1959 में। कौन सी समिति थी, बलवंत राय मेहता समिति। पंचायत दिवस मनाते कब है, 24 अप्रैल को। ये क्वेश्चन पूछा जाता है आपसे। तो भारत में पंचायत लाने वाले जो प्राइम मिनिस्टर है वो नेहरू जी। ये क्वेश्चन भी आप लोगों से पूछा जाता है, नागौर राजस्थान में। तो पंचायत का संबंध हमारा अनुच्छेद 40 से। इतने क्वेश्चन आपसे पूछे जाने की पॉसिबिलिटी है स्टूडेंट। देखते हैं अगला क्वेश्चन जो हमें मिला है। अगला क्वेश्चन हमें मिला है एक फेस्टिवल से, स्टैटिक्स में इसको रखेंगे हम लोग, कि वांगला उत्सव या वांगला महोत्सव कहाँ मनाया जाता है। तो वांगला उत्सव की बात करूं तो मेघालय में। वांगला उत्सव मनाया जाता है मेघालय में। मेघालय की बात करें तो कैपिटल शिलोंग। मेघालय में गारो, खासी, जियंतिया 3 पहाड़ी मुख्य हैं। बंबू खेती होती है, बंबू से सिंचाई, और इन्हीं के नाम से पहाड़ियां हैं, इन्हीं के नाम से जनजातियां हैं। गारो, खासी, जनजातियां कहाँ पाई जाती है, तो मेघालय में। तो मेघालय का ये क्वेश्चन था। मेघालय में ही चेरापूंजी मानिसराम, चेरापूंजी मानिसराम, जहां सबसे ज्यादा बारिश होती है, सबसे ज्यादा वर्षा होती है। तो आपसे पूछा था स्टूडेंट सबसे ज्यादा वर्षा कहाँ होती है, तो चेरापूंजी मानिसराम। ये क्वेश्चन। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि लोकसभा तथा राज्यसभा में, लोकसभा तथा राज्यसभा में, लोकसभा तथा राज्यसभा में गणपूर्ति या कोरम कितना होता है। तो ये पूछ रहा है कि लोकसभा राज्यसभा में गणपूर्ति या कोरम क्या होता है। तो गणपूर्ति या कोरम कहते हैं 1/10 सदस्य या 1/10वां भाग। लोकसभा तथा राज्यसभा या सदन को चलाने के लिए दोनों के 1/10 सदस्यों का प्रेजेंट होना जरूरी है, जिसको हम गणपूर्ति या कोरम कहते हैं। तो स्टूडेंट ये क्वेश्चन प्रॉपर ये था कि लोकसभा तथा राज्यसभा के लिए गणपूर्ति या कोरम कितना होना चाहिए, तो 1/10। और बात करूं इसके लिए आर्टिकल, तो आर्टिकल 100 में शामिल है। ये भी आपसे पूछे जाने की पॉसिबिलिटी है कि गणपूर्ति कोरम किस अनुच्छेद में, तो 100। तो लोकसभा तथा राज्यसभा को चलाने के लिए 1/10 मेंबर के होना जरूरी है। जैसे बात करूं मैं
राज्यसभा की 250, तो 1/10 का मतलब है लगभग 25 सदस्य। वहीं लोकसभा की बात करूँ तो 550 1/10 तो बराबर 55 सदस्य। लोकसभा तथा राज्यसभा को चलाने के लिए विभिन्न सदस्यों का होना जरूरी है, यही हमारी गणपूर्ति में शामिल होता है। तो स्टूडेंट देखते हैं हमारे लिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हमारे लिए स्टैटिक्स से है और कहीं ना कहीं हम इनको एंशिएंट हिस्ट्री में लिख सकते हैं। अजंता तथा एलोरा की गुफाएं किस नदी के किनारे हैं? अब तक तो लोकेशन पूछा था औरंगाबाद में, इस बार लोकेशन के साथ रिपीट हुई है नदी। तो नदी की बात करूं जो अजंता एलोरा की गुफाएं हैं वाघोरा नदी पर है। स्टूडेंट ये शायद आप लोगों से जरूरी हो कि अजंता तथा एलोरा की गुफाएं किस नदी पे? तो वाघोरा नदी पे। और बात करूं कौन से स्टेट में? तो महाराष्ट्र। शहर की बात करें तो औरंगाबाद। औरंगाबाद का नया नाम संभाजीनगर। ये क्वेश्चन पूछे जाने की पॉसिबिलिटी आपके साथ। औरंगाबाद और वाघोरा नदी, लोकेशन महाराष्ट्र, किस नदी पर, किस शहर में, या वर्तमान नाम क्या है औरंगाबाद का? संभाजीनगर। औरंगाबाद फेमस है हमारे लिए औरंगजेब के मकबरे के लिए। स्टूडेंट पीछे कुछ क्वेश्चन रिपीट हुए थे मकबरे से, तो औरंगजेब का मकबरा औरंगाबाद में। औरंगजेब की बीबी का मकबरा, जिसको बीबी के मकबरे के नाम से बोलते हैं, वो भी औरंगाबाद में। इसको नकली ताजमहल भी कहा जाता है। औरंगजेब ने बनवाया था इसको। तो बीबी का मकबरा कहाँ है? औरंगाबाद में। बनवाया किसने? औरंगजेब ने। और इसको नकली ताजमहल के नाम से भी जानते हैं। तो इसी प्रकार का अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है मॉडर्न हिस्ट्री से और पूछ रहा है कि बोकारो इस्पात संयंत्र कहाँ है? बोकारो इस्पात संयंत्र की बात करूं तो बोकारो इस्पात संयंत्र है हमारा झारखंड में। और कौन से देश के सहयोग से लगा था, ये थोड़ा सा पूछा जाता है। बोकारो इस्पात संयंत्र USSR या रूस के सहयोग से भारत में तीसरी पंचवर्षीय योजना में। टाटा की बात करूं तो 1964। कुछ जगह डाउट में है 1954 भी, 1956 भी मिलता है, वो आप लोग देख लीजिएगा अकॉर्डिंग टू इस सेंटेंस क्या पूछा था आपसे, कब का था। तो 1959 से 1964 दोनों टाइम पीरियड के बीच में, लेकिन किस पंचवर्षीय योजना में? तो तीसरी में। एक में बिल पास है और दूसरी में लगाने की कंडीशन। तो बोकारो इस्पात संयंत्र आपसे पूछा है कहाँ है? झारखंड में। और कौन से देश के सहयोग से लगा था? तो USSR या रूस। इस प्रकार का क्वेश्चन है। तो अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। अगला क्वेश्चन एक किताब या ऑटोबायोग्राफी से। इंडिया विंस फ्रीडम किसकी किताब है? इंडिया विंस फ्रीडम किसकी किताब है? तो हम लोग बात करेंगे इंडिया विंस फ्रीडम की भारत के पहले शिक्षा मंत्री, स्वतंत्र भारत के पहले शिक्षा मंत्री मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद जी की किताब है। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद जी की किताब है इंडिया विंस फ्रीडम। और इन्हीं का बर्थडे हम लोग शिक्षा दिवस के रूप में मनाते हैं या एजुकेशन डे के रूप में मनाते हैं 11 नवंबर। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ही कांग्रेस के सबसे युवा अध्यक्ष भी रहे हैं। स्टूडेंट आप लोगों से पूछा था कांग्रेस का सबसे युवा अध्यक्ष कौन था? तो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। दिल्ली अधिवेशन के शायद 91 और 92, 1991 या 1921 या 1922 दिल्ली अधिवेशन था जिसके अध्यक्ष रहे हैं मौलाना अबुल कलाम। और दिल्ली अधिवेशन बोलते कांग्रेस का। तो इंडिया विंस फ्रीडम ये किताब है मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की। भारत के पहले शिक्षा मंत्री रहे। 11 नवंबर को उनका बर्थडे होता है, इसीलिए 11 नवंबर को हम लोग एजुकेशन डे या शिक्षा दिवस मनाते हैं। ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है आप लोग स्टूडेंट। अगला क्वेश्चन देखते हैं इसी प्रकार का। अगला क्वेश्चन हमारे लिए एंशिएंट हिस्ट्री से एक किताब हमें मिली है कि कादम्बरी के लेखक कौन है? कादम्बरी के लेखक कौन है? कादम्बरी के लेखक की बात करूं तो बाणभट्ट। मैंने कल भी आपको बताया था लास्ट, ये दोबारा क्वेश्चन रिपीट हुआ कि कादम्बरी के लेखक कौन है? तो बाणभट्ट। बाणभट्ट ने ही हरचरित की रचना की है। और एक इसके दरबार में थे बाणभट्ट, तो हर्षवर्धन के। हर्षवर्धन की बात करें तो भारत में 7वीं और 8वीं सदी में रहे हैं, जाना माना नाम है हर्षवर्धन। तो कादम्बरी के लेखक कौन है? बाणभट्ट। तो देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हमारा है खेड़ा सत्याग्रह। तो खेड़ा सत्याग्रह की बात की थी, खेड़ा सत्याग्रह पूछा है, महात्मा गांधी से जुड़ा है, तो मॉडर्न हिस्ट्री में इसको रखते हैं हम लोग। खेड़ा सत्याग्रह की बात की तो 1918।
प्रॉपर क्वेश्चन तो नहीं मिल पाया स्टूडेंट क्या पूछा था, लेकिन खेड़ा सत्याग्रह से क्वेश्चन था। तो खेड़ा सत्याग्रह की बात करें तो 18 में महात्मा गांधी का महत्वपूर्ण आंदोलन माना जाता है। इसी प्रकार के महात्मा गांधी के अन्य हैं। 1917 में चंपारण सत्याग्रह, 1918 में अहमदाबाद, 1918 में अगला खेड़ा सत्याग्रह, 1920 में असहयोग, 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन, और 1942 में भारत छोड़ो। तो स्टूडेंट गांधी जी के ये आंदोलन बहुत रिपीट होते हैं। सविनय अवज्ञा आंदोलन को नमक कानून भी कहते हैं, नमक कानून भी कहते हैं। बात करते हैं थोड़ा महात्मा गांधी के बारे में, देख लेते हैं थोड़ा क्वेश्चन जो बनते हैं। तो महात्मा गांधी 9 जनवरी 1915 को भारत आए। कहां से? दक्षिण अफ्रीका से। 1917 में उन्होंने पहला इंसिडेंट शुरू किया अपना चंपारण बिहार से, और ये किस लिए था? नील की खेती के लिए। स्टूडेंट लास्ट टाइम क्वेश्चन पूछा गया था चंपारण बिहार, तो राजकुमार शुक्ला नामक एक किसान था जिसने गांधी जी को बिहार आने के लिए इनवाइट किया था। उसके बाद ये क्वेश्चन है 1918 अहमदाबाद, 1918 में खेड़ा, 1920 असहयोग, 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन, और 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन। महात्मा गांधी जी की बात करें तो महात्मा गांधी जी को महात्मा की उपाधि, ये क्वेश्चन पूछा जाता है, रविंद्रनाथ टैगोर ने दी थी, और रविंद्रनाथ टैगोर को गुरुदेव की उपाधि महात्मा गांधी ने, महात्मा गांधी जी ने। विभिन्न क्वेश्चन है गांधी जी से तो जो पूछे जाते हैं। तो एक क्वेश्चन और कि महात्मा गांधी जी के द्वारा 1924 कांग्रेस का बेलगांव अधिवेशन, ये बहुत बार रिपीट होता है। गांधी जी के द्वारा एकमात्र अधिवेशन अटेंड किया गया था बेलगांव कर्नाटक। 1931 में द्वितीय गोलमेज सम्मेलन, तो महात्मा गांधी ने 3 गोलमेज सम्मेलन में से एक ही गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था, और वो भी कांग्रेस के प्रतिनिधि बनकर, वो था द्वितीय गोलमेज सम्मेलन। तो इसी प्रकार अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन हमें मिला है, हम इसको रखते हैं मिडिवल हिस्ट्री में। तानसेन को मियाँ की उपाधि किसने दी थी? आप लोग जानते हैं तानसेन सिंगर रहे हैं और अकबर के 9 रत्नों में एक हैं, अकबर के 9 रत्नों में माना जाता है। तो तानसेन की जो उपाधि थी राजा अकबर के द्वारा ही दी गई थी तानसेन को। स्टूडेंट आप लोगों से पूछा जाता है तानसेन कहाँ से बिलोंग करते थे? ग्वालियर से। और एक क्वेश्चन और है कि तानसेन समारोह, ये थोड़ा सा स्टूडेंट सिंगिंग के तौर पर समारोह, या फिर इसको ऐसे कहते हैं तानसेन समारोह, ग्वालियर मध्य प्रदेश में होता है। ये स्टूडेंट क्वेश्चन पूछा जाता है आप लोगों से कि तानसेन समारोह कहाँ मनाया जाता था? तो ग्वालियर मध्य प्रदेश में। तो तानसेन जो है गाते थे मियाँ का मल्हार, इनका जो फेमस था मियाँ की ठोड़ी एक्सेट्रा, और भी बहुत सारी चीजें थी तानसेन के बारे में। तानसेन का रियल नेम था रामतनु पांडे, ये थोड़ा सा जरूरी है। ये क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जाता है। तो देखते हैं अगला क्वेश्चन इसी प्रकार का। अगला क्वेश्चन हमारा है, करंट से मुद्दा जोड़ के बात की गई है कि रोहिंग्या शरणार्थी म्यांमार के किस प्रांत से संबंधित है? तो आप लोग जानते हैं रोहिंग्या शरणार्थी का मुद्दा अभी, या रोहिंग्या शरणार्थी की जो समस्या थी करंट में चर्चा में थी, तो आपसे पूछा है रोहिंग्या शरणार्थी किस प्रांत से बिलोंग करते हैं, और किस प्रांत की बात की है, वो भी म्यांमार के। एटलीस्ट स्टूडेंट मुझे पूरा प्रॉपर क्वेश्चन नहीं मिल पाया है, बस रोहिंग्या शरणार्थी की बात की है। स्टूडेंट ने बताया कि कौन से प्रांत के लिए, तो म्यांमार के रखाइन प्रांत। अगर स्टूडेंट आपको प्रॉपर क्वेश्चन मिले तो आप शेयर करना, कमेंट करना और मुझे बता देना, मैं इसको फिर दोबारा डिफाइन कर पाऊंगा।
या तो रखाइन प्रांत या अराकान प्रांत, वो तो आपके ऑप्शन पे डिपेंड करेगा, जैसे भी होगा मैं आपको बाद में ऐड करूंगा। और कहीं ना कहीं इसको राखीन भी लिखा गया है। तो आप लोग मुझे बता दीजिए कमेंट करके कि ये प्रॉपर क्वेश्चन क्या था जिसने भी पेपर दिया है। रोहिंग्या शरणार्थी म्यांमार के किस प्रांत से बिलोंग करते हैं? तो इधर रखाइन प्रांत रहा होगा, अराकान प्रांत रहा होगा या राखीन प्रांत रहा होगा, तीनों एक ही की बात है। रोहिंग्या शरणार्थी तो ये म्यांमार से बिलोंग करते हैं। और कौन सा समुदाय है? एक मुस्लिम समुदाय की बात है। ये क्वेश्चन हमारा। तो देखते हैं अगला कुछ क्वेश्चन और हमारा। अगला क्वेश्चन हमारा किस बार करंट से है। तो पूछा गया है कि गणतंत्र दिवस पर कौन मुख्य अतिथि रहे। गणतंत्र दिवस की बात करूं तो 26 जनवरी 2023। तो पूछ रहा है मुख्य अतिथि कौन से देश के या कौन रहे। तो गणतंत्र दिवस पर जो मुख्य अतिथि है हमारे मिस्र के राष्ट्रपति, मिस्र या इजिप्ट के राष्ट्रपति, मिस्र के राष्ट्रपति रहे हैं और उनका नाम है अब्देल फताह अल सीसी। ये इस बार रिपब्लिक डे पर हमारे चीफ गेस्ट रहे या मुख्य अतिथि रहे। गणतंत्र दिवस पर मुख्य परेड में जो हमारे मुख्य अतिथि रहे हैं इस बार मिस्र के राष्ट्रपति थे अब्देल फतेह अल सीसी। इसी प्रकार के क्वेश्चन हमें मिले हैं स्टूडेंट। देखता हूँ अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन जो हमें मिला था, अगला क्वेश्चन जूनागढ़ शिलालेख से है। ये हमारा एंशिएंट हिस्ट्री में इसको हम काउंट करते हैं। जूनागढ़ शिलालेख किस राजा से संबंधित है? जूनागढ़ शिलालेख की बात करूं तो रुद्रदामन राजा से संबंधित है। लास्ट टाइम इसकी लोकेशन पूछी गई थी आपसे। तो जूनागढ़ जो शिलालेख है हमारा गुजरात में है, गुजरात के जूनागढ़ में। ये भी दोनों क्वेश्चन जरूरी है। जूनागढ़ शिलालेख किसकी बात है? तो राजा रुद्रदामन की बात करता है। और लोकेशन कहाँ है इसकी? गुजरात जूनागढ़ में। तो इस प्रकार ये आज के इतने क्वेश्चन जो हमें मिले थे। एक क्वेश्चन और हमारे को मिला है कि संविधान का भाग 20 किससे संबंधित है? तो भाग 20 की बात करूं, भाग 20 है हमारा संविधान संशोधन से। स्टूडेंट ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए जरूरी है, पूछे जाने की प्रोबेबिलिटी पूरी है कि संविधान का भाग 20 किससे संबंधित है। तो संविधान का जो भाग 20 है वो संबंधित है हमारा संविधान संशोधन से। संविधान संशोधन किस अनुच्छेद में है? तो 368 में। इसके आगे भी पूछे जाने के चांसेस है। और पूछा जाता है कि संविधान में जो संशोधन करने की प्रक्रिया कहां से ली गई? दक्षिण अफ्रीका के संविधान से। ये भी क्वेश्चन जरूरी है। इतने क्वेश्चन आप लोगों के लिए जरूरी हैं कि संविधान संशोधन की प्रक्रिया संविधान के 20 भाग में है, अनुच्छेद 368, और कहां से लिया हमने इसको? दक्षिण अफ्रीका से। तो पहला संविधान संशोधन हमने किया था 1951 में, और जो किया गया था जमींदारी प्रथा के लिए। ये भी पूछा जाता है आपसे स्टूडेंट, जमींदारी प्रथा के लिए 1951 में। 1951 में पहला संविधान संशोधन किया था हमने जमींदारी प्रथा के लिए या फिर लैंड रिफॉर्म सिस्टम के लिए। इस प्रकार के क्वेश्चन कल मैं फिर आप लोगों के साथ लेकर आऊंगा जो आपको मदद करेंगे आने के लिए। एक क्वेश्चन और है हमारा, व्योम मित्र रोबोट। तो ये इसरो के द्वारा बनाया गया है। ये प्रॉपर क्वेश्चन मुझे नहीं मिल पाया, अब बाकी जिसने पेपर टाइम किया आप कमेंट में बताएं व्योम मित्र रोबोट से किस प्रकार का क्वेश्चन था। तो बात करूँ व्योम मित्र रोबोट की, तो ये बनाया है इसरो ने, और इसको अभी इसरो यूज करेगा गगनयान मिशन में। बात करूँ इसरो की, तो इसरो की स्थापना 15 अगस्त 1969 में विक्रम साराभाई के द्वारा। विक्रम साराभाई के द्वारा 15 अगस्त 1969 को। वर्तमान में क्या करें, इसके जो अध्यक्ष है एस सोमनाथ, 10वें नंबर के अध्यक्ष हैं। हेडक्वार्टर बेंगलुरु में। और जो 9वें अध्यक्ष थे के सिवान, जिनको रॉकेट मैन का टाइटल मिला है, रॉकेट मैन ऑफ इंडिया। रॉकेट मैन ऑफ इंडिया के सिवान को मिला है टाइटल। और इसरो की बात करें तो फुल फॉर्म है इसकी इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। और इसरो का जो हाल ही में चंद्रयान 3 मिशन सफल हुआ 22 अगस्त को, जिसने हमने स्पेस डे मनाने की घोषणा की हमारे प्राइम मिनिस्टर जी ने।
ये शायद आपके पूछे जाने के चांसेस है। लॉन्च कब हुआ था हमारा? 14 जुलाई को। तो इस प्रकार के विभिन्न क्वेश्चन हैं जो आपको इस से जुड़े हुए मिलेंगे स्टूडेंट। तो आज के लिए इतना ही। कल फिर मैं आप लोगों के साथ कुछ क्वेश्चन विजुअलाइज कराऊंगा, कुछ क्वेश्चन एनालाइज करूंगा जो आपको मदद करेंगे आने वाले एग्जाम में, और जिस बेस क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। इसी प्रकार के क्वेश्चन देखने के लिए सक्सेस के अड्डा चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, और जो स्टूडेंट क्वेश्चन दे रहे हैं या पेपर दे रहे हैं, जितने क्वेश्चन आ जाते हैं हमें कमेंट करें और हम उन क्वेश्चन को एनालाइज करेंगे आपके, जिससे आने वाले नए स्टूडेंट की मदद हो पाएगी। थैंक यू। आज के लिए इतना ही।